नमस्कार दोस्तों, चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और हम करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 6। उम्मीद है कि 500 प्रश्न पत्र आपने बड़े अच्छे से देखे होंगे और आपको बड़े हेल्पफुल भी लगे होंगे और काम भी आ रहे होंगे आपके। प्रश्न पत्र 6 का पहला प्रश्न शुरू करें इससे पहले हम वही बात है कि आलस्य को छोड़ दीजिए और अब युद्ध स्तर पर लग जाइए, क्योंकि पेपर बड़े नज़दीक है। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। कौरवी किस बोली का प्रचलित नाम है? जब हमें हिंदी भाषा का वर्गीकरण किया था तो पहली हमारी आई थी पश्चिमी हिंदी, और उसके अंदर 5 बोलियां थी, जिसमें एक बोली के 2 नाम की बात की थी हमने, और वो थी खड़ी बोली, जिसका नाम कौरवी भी है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक उल्टा पुल्टा करके किसी न किसी प्रकार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? देखिए 2 प्रकार की जो है हमारी व्याकरण में जब हम पढ़ते हैं तो अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार की हमारी ध्वनियाँ होती है। अल्प प्राण जिसमें थोड़ा समय लगे, यानी कि थोड़े समय में वायु मुख से बाहर निकल जाए, और महाप्राण जिसमें उससे दुगना समय लगे, वो महाप्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और अंत्यस्थ और उसमें सब की बात करते हैं हम, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंत्यस्थ यानी कि यह लव है। और उसके अलावा जो अधिक वर्ण है हमारा ड़, वो सारे हमारे अल्प प्राण में आते हैं, और बाकी जो दूसरा, चौथा और उसमें और ढ, वो जो है महाप्राण में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ख दूसरा है और छ भी दूसरा है, फ भी दूसरा है, क पहला वर्ण है, तो अल्प प्राण जो है वो कौन सी ध्वनि है? महाप्राण नहीं है, मतलब अल्प प्राण है, तो क उत्तर रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने कन्नौजी को ब्रज भाषा की उपबोली माना है? अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। तो डॉक्टर जो यहाँ पे भी हमारी बात आती है, जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, उन्होंने कन्नौजी को ब्रज भाषा की उपबोली माना है, यानी कि ए ऑप्शन है इसका। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर हमारे नए बंधु आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए। और अगर आपको आवश्यकता है, अगर नए नए जुड़े हैं, तो एक बात और बता दूं, ई बुक है हमारी स्टोर पे उपलब्ध है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वो बाय कर सकते हैं। अच्छी बुक है, एक नोट्स की तरह है, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो नए मित्र, नए बंधु हैं, उनके लिए है बात। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी संघ के समस्त राजकीय प्रयोजनों एवं संसद के कामकाजों में अंग्रेजी भाषा का यथावत प्रयोग होता रहेगा। यह प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया था? आपको पता है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी राजकीय भाषा होते हुए भी राजकीय भाषा नहीं है। कहने को तो हिंदी राजकीय भाषा है, लेकिन ये अधिनियम संशोधन जो है, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में प्रावधान रखा गया था, और उसके बाद आगे आगे 10-10 साल के लिए इसको अभी तक ज्यों का त्यों चल रहा है। फिर ये किया गया कि एक भी राज्य अगर हिंदी को स्वीकार नहीं करना चाहेगा, तब तक अंग्रेजी को वो अपनी भाषा बनाए रखेगा। इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे प्रावधान है ये। तो इसी राजभाषा संशोधन अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है काफ़ी, सी उत्तर रहेगा इसका, चौथे का। 5वां प्रश्न देख लीजिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए हमारे अभी तक 11-12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, और ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात है। ये सम्मेलन भी मैंने उस बुक में डाले हुए हैं सारे, कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी, ये सारा उसमें डाला हुआ है विस्तार पूर्वक। राजभाषा संशोधन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, नागपुर में हुआ था, डी ऑप्शन है इसका, यह आ जाएगा हमारा डी, नागपुर में हुआ था। और एक और बात इससे संबंधित बता दूं आपको, नागपुर में तो हुआ था, और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और उनका नाम जो है वो शिव शरण राम गुलाम था, वो जिन्होंने 10 से 12 जनवरी 1975 में प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। और हुआ तो ये था आए साल ये सम्मेलन होगा, लेकिन बीच में कई बार जो है इसके बीच में गैप आया, और इस कारण अभी तक हिंदी सम्मेलन जो है वो लगातार नहीं हो पाए। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। 6ठा प्रश्न क्या कहता है? हिंदी के भाषाविदों ने उनके व्याकरण ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कि किस किस ने कौन कौन सा व्याकरण लिखा है। कामता प्रसाद गुरु पहला नाम आता है हमारा, भट्टोज दीक्षित, संस्कृत के किशोरी दास वाजपेयी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। अब यहाँ पर यदि हम ले प्रश्न नंबर 6, ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके।
इसको यहाँ यहाँ कर देते हैं। हाँ, आ गया जी। अब सबसे पहले तो यदि हम देखें तो कामता प्रसाद गुरु ने क्या लिखा था, इन्होंने कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखा था, तो इनको हम यहाँ ले आते हैं हिंदी व्याकरण की तरफ, यानी कि यहाँ ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम बटोज दीक्षित ने क्या लिखा था, इन्होंने सिद्धांत कौमुदी है बटोज दीक्षित की, तो इनको यहाँ ले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन है किशोरीदास वाजपेयी का तीसरा, और अंबिका प्रसाद वाजपेयी का जो है वो क्या है, वो दूसरा, यानी कि हिंदी कौमुदी ये है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार ये रहेंगे। अगर इन सारे ऑप्शनों को ले तो ए ऑप्शन रहेगा, छठे का उत्तर रहेगा हमारा ए। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में क्या है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप समय समय पर प्रोत्साहन करते रहिए। वो एक संजीवनी बूटी का कार्य करता है। अगर आपके कमेंट्स मिलते हैं तो लगता है कि हाँ, हम मैं कहीं ना कहीं अपने कार्य में सुचारू रूप से चल रही हूँ। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आनंद कादम्बनी पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। इसका उत्तर तो आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगी इसमें, क्योंकि ये पहले आ चुका, तो इसलिए डी ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी। कई बार पूरा नाम ना मिलके इनका प्रेमधन भी मिल जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये कभी प्रेमधन मिले और हम यूँ सोचे बद्री नारायण तो है ही नहीं, तो ये इनको प्रेमधन उपनाम से भी जाना जाता था। आश्चर्य वृत्तांत के रचनाकार कौन है? आश्चर्य वृत्तांत रचना, इसके रचनाकार जो है वो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरदार राम फुलेरी, बालकृष्ण भट्ट। आपको एक बार मैंने पहले भी बताया है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका 33 साल तक अनवरत निकाली थी और लगभग 1000 निबंध लिखे इन्होंने। आश्चर्य वृत्तांत के लेखक भी यही है, वो ये है हमारा बालकृष्ण भट्ट। अपने अपने पिंजरे किस विधा की रचना है? अपने अपने पिंजरे की यदि हम बात करें, उपन्यास है, कविता है, आत्मकथा है, नाटक है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा है, सी ऑप्शन। आत्मवृत्त कह सकते हैं हम इसको, कई जगह जो है इसको आत्मवृत्त भी लिखा हुआ है आत्मकथा की बजाय। ये मोहनदास शरण की आत्मकथा है, तो सी ऑप्शन रहेगा इसका, आत्मकथा। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य पंक्तियों में सम्मिलित कीजिए। कल किसी एक हमारे दर्शक ने, एक हमारे श्रोता ने कमेंट्स दे रखे थे, कुछ मुख्य पंक्तियों को भी करवा दो जी। तो पंक्तियां जो जहाँ से भी कभी आती है तो हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं। 10वां प्रश्न हमारा, और इसको देख लेते हैं क्या है इसका। जयशंकर प्रसाद, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात। मैथिली शरण गुप्त, शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध। 4 कवि है, नीचे 4 पंक्तियां हैं। बिखरी अलके जो तर्क जाल, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी धरती, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। अब आपको याद हो तो तीसरा, जो सबसे पहले हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है, भारत भारती से। अगर इसको ले हम यहाँ पे, तीसरा जो है वो भारत भारती, भगवान भारत में गूंजे हमारी भारती, ये भारत भारती की रचना है। तो तीसरे बी का हो गया तीसरा। उसके बाद बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात, ये अगर हम ले तो ये है हमारा ऑप्शन। देख लेते हैं इसके क्या है पहले का। अब हमने बी का तीसरा चुनना है, बी का तीसरा तो सिर्फ पहले में ही है, तो हमारा उत्तर यहाँ से स्पष्ट हो जाता है, यानी कि ये। ठीक है, यानी कि ए का दूसरा है, बी का तीसरा है, सी का पहला है और डी का चौथा है। ए का दूसरा, ए कौन है हमारे कवि? ये जयशंकर प्रसाद। बिखरी अलके जो तर्क जाल, ये कमायनी से। और मैथिली शरण गुप्त का तीसरा हो गया हमारा बिखरी अलके ना, ये भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी धरती। और फिर शमशेर बहादुर का बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात, मुझे कदम कदम पर मिलते मुक्ति बोध का। तो इस प्रकार करके इसका प्रश्न हमारा 10वां, और 10वें का उत्तर हो गया ए। क्या उत्तर आ जाएगा इसका? ए आ जाएगा ये। ठीक है, ए उत्तर है इसका। ये कई बार है ना, लगाते टाइम इधर उधर लग जाता है, बोलते टाइम थोड़ा है, क्योंकि एक आधे हमारे किसी श्रोता ने कहा कि बोलना कुछ आपने निशान कुछ लगाया, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं और बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मैं तो मोबाइल के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचाती हूँ, तो उसमें कई बार ये लगाते लगाते जो है इधर उधर गड़बड़ हो जाती है। निम्नलिखित महिला उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ कुछ उपन्यासकारों के और महिला उपन्यासकारों के और उपन्यासों के नाम दिए हैं। तो आपको पता होगा प्रभा खेतान, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, चंद्रकांता, सबके उपन्यास की बात यदि हम करें। 11वां प्रश्न हमारा, और यहाँ पर इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या है 11वें ऑप्शन के।
चलो ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले मिला लेते हैं इनको। प्रभा खेतान जो है अगर एक का ले तो हमारा छिन्नमस्ता प्रभा खेतान का है उपन्यास, ये आ जाएगा। ठीक है, कृष्णा सोबती का ले तो दिलोदानिश ये आ जाएगा। और उषा प्रेमवदा और चंद्रकांता, रुकेगी नहीं राधिका, ये उषा प्रेमवदा का है, सी का एक, और फिर चंद्रकांता का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यह विस्तृता बहती है। कादम्बनी तो नहीं है। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। 1 का 4, 2 का 3, 4 3 1 2, देखते हैं किसमें है 4 3 1 2 ऑप्शन में। 4 3 1 2, ये डी ऑप्शन रहेगा हमारा, इसका उत्तर आएगा डी 11वें का। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वें में क्या है, गंधमादन किसकी रचना है। गंधमादन के लेखक का नाम बताइए क्या है। वो प्रश्न हमारा देख लेते हैं क्या है गंधमादन के लेखक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय और विद्या निवास। देखिए कुबेरनाथ एक ललित निबंधकार है और ये उन्हीं की रचना है गंधमादन। ललित निबंधकारों के रूप में कुबेरनाथ जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। स्थायी भाव की उपचित व्यवस्था को रस किसने बनाया। उपचित मतलब संग्रहित इकट्ठा करना, तो यहाँ पर उसको रस किसने माना है। विश्वनाथ ने, शंकुक ने, रामचंद्र शुक्ल ने, भट्टलोलट ने। अगर 13वें प्रश्न की यदि हम बात करें तो इसका उत्तर हमारा भट्टलोलट आएगा, क्योंकि भट्टलोलट ने हमारा सिद्धांत दिया है उत्पत्ति का सिद्धांत। भारतीय काव्य शास्त्र के जो न सिद्धांत है उनमें से उत्पत्ति का सिद्धांत भी है एक, और वो सिद्धांत देने वाले भट्टलोलट ही है। तो उपचित व्यवस्था को रस मानने वाले भट्टलोलट है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न 14, निम्नलिखित आचार्यों को उनकी उक्ति से सम्मिलित कीजिए। यानी कि आचार्य, ये फिर आ गई हमारी लाइनें, ये फिर जो लाइनों वाले हमारे दर्शक थे उनके लिए लाभकारी होगी। दंडी, वामन, क्षेमेंद्र, भरतमुनि। अब यहाँ पर विशिष्ट पद रचना रीति किसने, रीति का सिद्धांत किसने दिया है। पहले का जो है दूसरा आ जाएगा, यानी कि वामन ने दिया है, तो वामन के साथ हम 1 नंबर जोड़ देंगे। उसके बाद काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार परिचयते, दंडी 1 के साथ 2 जोड़ देंगे। विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगादर निष्पत्ति भरतमुनि ने दिया है, तो तीसरा भरतमुनि के साथ जुड़ जाएगा। औचित्य रस स्थिरम सिद्धांत स्थिरम काव्यम जीवितम। अब ये जो ना औचित्य सिद्धांत किसने दिया है, औचित्य सिद्धांत को देने वाले हैं हमारे क्षेमेंद्र, तो इनके साथ जुड़ जाएगा हमारा चौथा। तो इस प्रकार अब देख लेते हैं हम आगे ऑप्शन में क्या क्या है। ए के साथ हमने जोड़ा था 2, ए के साथ 2 जोड़ा। सी ऑप्शन जो है हमारा 14वां उत्तर, और 14वें का सी ऑप्शन रहेगा। तो सी यहाँ पे सारे अगर आप जोड़ देते हैं तो सी ऑप्शन आएगा। सारे 2 1 4 3 सी में ही आते हैं, तो सी ऑप्शन रहेगा। यहाँ आप ये एक दूसरे के साथ जोड़ के याद भी कर सकते हो, और अगर आपको ये ध्यान है कि कौन सा सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है तो ये याद करने और भी आसान हो जाते हैं। उसके बाद अगला देख लीजिए कौन सा है, रस और उसके स्थायी भाव। रस के बारे में भी एक अच्छी सी बड़ी मन लगाकर एक वीडियो बना रखी है मैंने, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें सारे रस, स्थायी भाव, संचारी भाव और वो सारा कुछ उसमें अच्छे से विस्तार से समझाया हुआ है। 9 रसों की 11 रसों की बात की गई है। श्रृंगार रस का रति भाव है, बिल्कुल ठीक है। शांति का शोक नहीं है। रौद्र का क्रोध है। विभत्स का जुगुप्सा है, ये तो ठीक है सारे। बाकी शांत रस का भाव निर्वेद है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन रहेगा, ये विषम संयोजन है। उसके बाद 16वें प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है 16वां प्रश्न। पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु तो साधु में कौन सा काव्य दोष है। अब यहाँ पर आपने अगर हिंदी काव्य शास्त्र पढ़ रखा तो उसमें काव्य दोष भी आते हैं, गुण भी आते हैं, रीति भी आती है, और वहाँ पे जो है ना वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी 3 प्रकार की रीति है, 12 प्रकार के दोष है, 3 प्रकार के गुण है। गुण है तो कई प्रकार के, लेकिन हम जिनकी बात करते हैं जो मुख्यतः 3 प्रकार के, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं, लेकिन मुख्यतः 3 ही है, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो इसी प्रकार दोष भी है, 12 प्रकार के दोष होते हैं। उनमें नून पद्धतव, अधिक पद्धतव, दुष्कर्मतव और अक्रमतव, ये सारे दोष के 4 प्रकार हैं यहाँ पे। पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु तो साधु। अब इसमें देखिए पानी और हवा और भगवान, वो तो सबके लिए एक समान है, चाहे वो साधु हो या असाधु हो, दोनों के लिए वो समान है।
तो यहाँ पर एक समान जो है शब्द हमारा जो तो उपमा तुलना तो कर दी, लेकिन कवि ने समान शब्द को यहाँ पर गायब कर दिया, तो इसमें हम कहेंगे नून पदत्व दोष है, यानी कि एक पद की कमी है जिसके कारण अर्थ स्पष्ट ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इसको कहते हैं हम नून पद दोष। उसके बाद अगला देख लीजिए, कथा स्थितर किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, ललित निबंध है, उपन्यास है। तो यहाँ पर उपन्यास है, कथा स्थितर देख लेते हैं हम 17वां डी उपन्यास रहेगा 17वें का, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, ओज गुण में किस रीति का प्रयोग होता है? अभी गौड़ी वैदर्भी और पांचाली, अभी भी मैंने 3 रीतियों की बात की थी, चौथी रीति लागू नहीं है, बात तो करते हैं कई तो, लेकिन वो लागू नहीं है। तो गौड़ी वैदर्भी और पांचाली, यहाँ पर पूछा गया है ओज गुण किस रीति का प्रयोग होता है? जो ओज और जोश से भरी हुई जो भी बातें होती है वो सारी गौड़ी रीति के अंतर्गत आती है, ये ए ऑप्शन आ जाएगा। रीति का चैप्टर में इसको विस्तार पूर्वक बात करेंगे, यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी मैं इसका। उसके बाद आगे देख लीजिए क्या है हमारा 19वां प्रश्न क्या कहता है। सॉरी 19वें प्रश्न का है, लोचना किस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की प्रसिद्ध टीका है? लोचना किसकी? काव्य प्रकाश की, साहित्य दर्पण की, ध्वन्यालोक की, रस सारंग की। यदि हम लोचना की बात करें तो यह है ध्वन्यालोक की टीका है, यानी कि सी ऑप्शन रहेगा इसका। 19वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। उसके बाद 20वां, विसंगति किस विचारधारा की देन है? छायावाद की, अस्तित्ववाद की, प्रगतिवाद की, उत्तर आधुनिकवाद की। 20वां प्रश्न और 20वें का यदि हम उत्तर दें तो विसंगति किस विचारधारा की देन है? ये अस्तित्ववाद विचारधारा की देन है, क्योंकि अस्तित्ववाद पर ही एक जो है ना प्रश्न खड़ा करना और उसी पर लेके सारा कुछ लिखना, विसंगति उसी विचारधारा की देन है। तो अस्तित्व की लड़ाई के लिए सारा कुछ होना ये उसकी देन है। तो 20 का ऑप्शन हमारा रहेगा बी। 21वां प्रश्न देखिए, फिर आगे हमारी कुछ पंक्तियां, ये 21वां प्रश्न कुछ कौन सा विषम संयोजन है, यानी कि कौन सी हमारी सही नहीं है, जिसका कवि का नाम उसके वाक्य रसात्कम काव्यम भरत मुनि की, शब्दार्थो संहितो काव्यम भाम है, ये तो ठीक है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक, कुंतक नहीं कही वक्रोक्ति का सिद्धांत। रीतात्मकता काव्य वामनम, रीति का सिद्धांत भी वामन ने दिया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या वाक्य रसात्मक काव्यम भरत मुनि की किसमें का, पहले तो हम देख लें कि ये है ए ऑप्शन इसका सही नहीं है, ये भरत मुनि की पंक्तियां नहीं है। विभावानुभावा रस निष्पत्ति सिद्धांत है, ये भरत मुनि की है तो रस से संबंधित भी ये भी, लेकिन ये भरत मुनि की ना होके जो है ये किसकी है, ये आचार्य विश्वनाथ की है ये लाइनें, तो इसलिए ये हमारा संयोजन यहाँ भरत मुनि की जगह आचार्य विश्वनाथ आना था, इसलिए हमारा ये संयोजन गलत हो गया, ए उत्तर। उसके बाद 22वां प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य के हृदय में संस्कार या वासना के रूप में मूल रूप से स्थित सुप्त मनोवेगों को खाली स्थान कहते हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। जो सुप्त मनोभाव होते हैं, ये मैंने रस की उसमें करवा रखा है बड़े अच्छे से, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो, उनको स्थायी भाव कहते हैं, वो हर समय विद्यमान रहते हैं। 22वें का उत्तर रहेगा बी, वो कभी भी जो ना सुप्त होते हैं, जागृत वो अवस्था के अनुसार होते हैं, तो ये बी ऑप्शन इसका रहेगा, उत्तर बी सही है, ठीक है। उसके बाद 23वां प्रश्न देख लीजिए, निम्न ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ कुछ ग्रंथों रचना है, रचनाकारों के नाम हैं, हमें उनके साथ उनको सम्मिलित करना है। 23वां प्रश्न तो देख लेते हैं, पहला भाषा भूषण किसका है? भाषा भूषण की यदि बात करें, हमने पहले भी पढ़ रखा है, भाषा भूषण है जसवंत का, रीतिकालीन कवि। उसके बाद रस सारांश किसका है? रस सारांश भिखारी दास का है, ये 3 आ जाएगा इसका। उसके बाद साहित्य लोचन किसका है? साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास का है, 1 आएगा इसका। और काव्य के रूप जो है ये किसका है? ये गुलाब राय का है, 5 आएगा इसका। तो इस प्रकार हम यदि देखें तो पहले का तीसरा, पहले का दूसरा 1 में ही है, तो उत्तर तो हमारा यहीं स्पष्ट हो जाता है, 1 का दूसरा, ठीक है। तो ए उत्तर रहेगा इसका 23वें प्रश्न का ए उत्तर। आगे बढ़िए 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या छुपा है 24वें प्रश्न में, तो देखिए, देखते रहिए और साथ साथ आप नोट भी करते रहिए। और अगर आपको यूँ लगता है कि थोड़ा जल्दी हो रहा है तो आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं,
लाइक करें, शेयर करें। और ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो संकोच मत करें, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक नोट्स की तरह आपको थोड़े समय में मिल जाएगी वो। और देखिए आप साथ साथ चलते रहिए, दोनों समय वीडियो डालूंगी, कोशिश करूंगी कि आपका सहयोग कर सकूं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, हम क्या करते हैं अक्सर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, फटाफट फटाफट स्किप कर करके उसको देख लेते हैं, चलो जी हो गया। ऐसे आप कभी भी कोई चीज़ याद नहीं रख पाओगे। इससे अच्छा तो आप चाहे बेशक उसको मत देखो, कोई फायदा नहीं है उसका देखने का। जब तक आप उसका गहन चिंतन मनन और अंदर ग्रहण नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो चलिए लगे रहिए, रात दिन सुबह शाम जब भी समय मिले आपको, पढ़ने का कोई समय नहीं होता और ना ही उम्र होती है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। कथन किस लेखक का है? 24वां प्रश्न हमारा देख लेते हैं, किस लेखक ने कहा है ये? मुक्ति बोध ने, अज्ञेय ने कहा है, या रामविलास शर्मा, या राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। अपने प्रयोग अपने इसमें प्रयोगवादी कवियों में अगर आप बात लेते हैं तो ये जो है, और ये लाइन भी बहुत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन है इसका, अज्ञेय। कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं है? राग दरबारी है, श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। उसके बाद मित्रों ने मुझे चांद चाहिए, मित्रों मरजानी, नीला चांद। अब जो है मुझे चांद चाहिए और नीला चांद ये भी नहीं है, मित्रों मरजानी बी ऑप्शन जो है इसका रहेगा, डी सॉरी 25वें का डी ऑप्शन रहेगा। ये साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों को वरीयता क्रम में रखिए, यानी कि बड़े से पहले से बाद में। मूर्तों का टीला, मेला आंचल, आधा गांव, महाभोज। हमें ये देखना है कि इसमें पहला उपन्यास कब निकला और बाद का। मुर्दों का टीला, मेला आंचल, आधा गांव, महाभोज मनु भंडारी का है जो बहुत बाद में निकला है। मुर्दों का टीला जो है, मेला आंचल है, रेणुका है, आधा गांव है, मुर्दों का टीला इसमें सबसे पहला उपन्यास है मुर्दों का टीला। तो पहला ए, मुर्दों का टीला एक में ही है तो ए ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 27वां प्रश्न, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? यानी कि कछुआ धर्म किस लेखक की रचना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ये लेखक है ना, इन्होंने 2-3 रचनाएं लिखी है और उनसे ही अमर हो गए। जिनकी एक कहानी थी, उसने कहा अशरीरी प्रेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धू का काटा, कछुआ धर्म, तो सी ऑप्शन रहेगा। ये 2-3 ही रचनाएं हैं इनकी जिससे इनको काफी सारी ख्याति मिली है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आता है कछुआ धर्म में। किस महिला लेखक ने कथा साहित्य को पाश्चात्य यौनाचार का भारतीय अभिलेख कहा है? मृदुला गर्ग हमारी आधुनिक लेखिका है जिन्होंने ऐसा कहा है, डी ऑप्शन रहेगा 28वें का, मृदुला गर्ग ने। दुष्चक्र के सृष्टा के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबरा, शेखर जोशी, वीरेन डंगवाल और उद्धव प्रकाश। यदि दुष्चक्र के सृष्टा की बात करें हम तो नाम आता है वीरेन डंगवाल जी का, बी ऑप्शन रहेगा इसका उत्तर। उसके बाद 30वां प्रश्न देख लिए, अवधूत मत का संबंध किससे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, सूफी या बौद्ध से? यदि हम अवधूत मत की बात करें तो इसका संबंध सिद्ध संप्रदाय से है। अवधूत मत सिद्धों से संबंधित है। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज इस कथन के लेखक है। यानी कि यह किस लेखक की रचना है? 31वां प्रश्न अगर आप देखें तो ये हमारे बहुत ही अच्छे आलोचक, लेखक, निबंधकार रहे हैं और उनकी ये पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के भाई थे। उसके बाद है, किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तमिल वेद किस रचना को कहा जाता है? 32वां प्रश्न हमारा, और इसका उत्तर है तमिल प्रकाश दिव्य प्रकाश नालियर दिव्यम प्रबंधम। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी हमारा, और कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। राधे श्याम कथावाचक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फारसी थिएटर कंपनी से है राधे श्याम कथावाचक का संबंध, ए ऑप्शन है इसका। उसके बाद देखिए जिस पे समय लगाना है उस पर हम अच्छे से समय लगाएंगे। अगली फिर वही आगी रचनाएं आगी, 4 प्रश्न एक में है, तो देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 34वें के ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला, दीप जले शंख बजे, क्या है? ये एक संस्मरण है, दीप जले शंख बजे, यानी कि ये संस्मरण विधाओं की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो दीप जले शंख बजे यह एक संस्मरण है, तो 1 का 2 रहेगा। कलम का सिपाही, ये एक जीवनी है, कलम का सिपाही, तो ये 4 रहेगा।
रस आखेटक क्या भूलू क्या याद करूँ आत्मकथा है, ठीक है। रस आखेटक ललित निबंध है। इस प्रकार करके सारी रचनाएं हैं हमारी। और इसको अगर हम देखें तो क्या दीप जले शंख बजे संस्मरण, ये जीवनी होगी कलम का सिपाही, प्रेमचंद जी के बारे में लिखी गई है, अमृतलाल नागर की है, अमृतलाल की है। तो पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का कलम का सिपाही चौथा, दूसरे का चौथा, तो बी ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सदाचार का तावीज किसकी रचना है। शरद जोशी, इंपॉर्टेंट है ये रचना। सदाचार का तावीज किसकी रचना है। 35वां प्रश्न, शरद जोशी, बेचन शर्मा, उग्र, नागार्जुन, हरिशंकर परसाई। ये एक व्यंग्यात्मक है सदाचार का ताबीज, क्योंकि हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं। निम्नलिखित रचनाओं का सही वरीयता क्रम बताइए। अगले फिर है हमारा वही है, सीक्वेंस में लगानी है, पहले से बाद से, उसके बाद कौन सी रचनाएं प्रकाशित हुई। द्रौपदी, ऋतंभरा, आत्मजयी, रश्मि रथी। अगर बात करें हम 36वें प्रश्न की, तो ऑप्शन देखते हैं क्या रहेगा हमारा। पहला रश्मि रथी, तो हाँ बिल्कुल रश्मि रथी इनमें सबसे पुरानी है, ऋतंभरा और आत्मजयी सबसे नई है। तो आत्मजयी ये यहाँ है हमारी, इसमें आत्मजयी यहाँ आगे बाद में, और रश्मि रथी तो डी ऑप्शन रहेगा। 36वें का ऑप्शन है डी। 37वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आगे के कवि रिझई सो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमरिन को बहानो है। यह पंक्ति किस कवि की है, किसने लिखी है। 37वां प्रश्न हमारा देख लेते हैं किस कवि की। भिखारी दास, अजगर को नहीं चाकरी, पंछियन को नहीं काम, उस तरह की पंक्ति लिखने वाले भी हमारे यही कवि है, और इनका नाम है भिखारी दास। ए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सॉरी मैं थोड़ी सी गलत बोल गई थी। तो ये ए ऑप्शन रहेगा इनका, भिखारी दास है। उसके बाद अगला है 38वां, फिर 4 प्रश्नों का एक प्रश्न 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों से संबंधित रचना को सम्मिलित कीजिए, यानी कि कौन कौन से पात्र किस किस रचना के उपन्यास दिए हुए हैं। यहाँ 5 हमारे और पात्र है 4। तो देख लेते हैं चारों पात्र किस किस उपन्यास से संबंध रखते हैं। पहला पात्र है हमारा गोबर। गोबर आपने गोदान पढ़ा था, और गोदान पढ़ा था तो उसमें जो धनिया का और होरी का बेटा जो है उसका नाम है गोबर। तो ये हो गया हमारा, कौन सा हो गया, ये हो गया भाई गोबर आ गया गोदान के साथ, ठीक है। फिर देखते हैं निपुणिका। निपुणिका किसकी है देख लेते हैं। निपुणिका बाण भट्ट की आत्मकथा, पहले का ए का चौथा, बी का जो है वो निपुणिका किसकी है, बाण भट्ट की आत्मकथा, बी का आ गया तीसरा, ठीक है। उसके बाद शशि जो है शेखर एक जीवनी की आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है, यह 3 का, सी का आ गया पहला, सी। और फिर कालीचरण जो है वो किसका आ गया, मैलांचल का है कालीचरण, ये आ गया दूसरा। तो पहले का, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। देखते हैं हम ऑप्शन कहाँ है। 38वां प्रश्न हमारा, और 38वें का ऑप्शन चौथा, तीसरा, पहला। और ये भाई चौथा, तीसरा, पहला। अब यहाँ पर गड़बड़ होगी एक, ये टाइप करने वाले ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी भाई। यहाँ पे चौथा, तीसरा, पहला, यहाँ तक तो ठीक थी, और फिर यहाँ पर आएगा दूसरा, दूसरा ही था ना, चौथा, तीसरा, और सी का है पहला, और डी का है दूसरा। यहाँ पहले तो हम इसको ठीक कर लें, और उसके बाद इस ऑप्शन को कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देख लिया आगे क्या है। 39वां प्रश्न क्या कहता है, ईश्वर भी क्या ठिठोल है, किसका निबंध है, किसने लिखा। ईश्वर भी क्या ठिठोल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, बाल मुकुंद गुप्त, हरिशंकर परसाई, बालकृष्ण भट्ट। 39वां प्रश्न हमारा, और बात यहाँ पर वही आती है, 1000 निबंध लिखने वाले हैं वो भी उनका है ये निबंध बालकृष्ण भट्ट का। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है। यदि वर्तमान समय में हम बात करें तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष का नाम है चंद्रशेखर कामरा, यानी कि 2018 से जो है 22 तक, 12 फरवरी 2018 को बने थे वे अध्यक्ष। तो इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन रहेगा। 40वें का ऑप्शन रहेगा डी। क्या नाम है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष का, चंद्रशेखर कामरा, जो 18 में बने थे और 22 तक रहेंगे, 5 साल के लिए बनते हैं। रचना और रचनाकार में कौन सा विषम है, आखिरी कलाम। पहला ही विषम लग रहा है भाई मुझे तो, क्योंकि
हमने पीछे पढ़ा था, अगर आपने साहित्य पढ़ा है तो हमने देखा था आखिरी कलाम किसका है, 41वें का ए। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? आखिरी कलाम तो जायसी जी का है। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह। नीम का पेड़ राही मासूम रज्जा, तीन एकांत निर्मल वर्मा का है। और ये वे दिन तीन एकांत लालटीन की छत चिड़ों पर चांदनी इत्यादि निर्मल वर्मा के है। ईश्वर की आंख उदय प्रकाश का है। ये भी तो ए ऑप्शन रहेगा 41वें का। देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित पंक्तियों को संबंधित रचना से किस रचना से? मुझे तो फांसी की कल्पना सदा से ही मुग्ध करती है। अज्ञात की भांति ज्ञान भी निष्कपट और सुनहले सौपन देखने वाला होता तो उनमें धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी तरह है, निश्चित है। मुझे तो फांसी की कल्पना सदा से ही मुग्ध करती रही है। ये लिया गया है शेखर एक जीवनी से, यानी कि 2। अब 2 किसमें है देखते हैं हम। 2 यदि देखें तो 3 4 सी, तो ऑप्शन इसका रहेगा हमारा सी। अब इसका मिलान आप कर लेना क्या क्या है, और कहते हो तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ, इसको देख लेते हैं। पहले का 2, दूसरा है अज्ञात की भांति ज्ञान भी निष्कपट और सुनहले सौपन देखने वाला होता, गोदान का है ये, यानी कि इसका 3 आ जाएगा। और उसके बाद है तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, ये चंद्रगुप्त का है। और फिर है लास्ट आधे अधूरे का, मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी तरह है, निश्चित है। आधे अधूरे में दोनों ही मियाँ बीबी अपने आप को आधा अधूरा मानते हैं, और इसी प्रकार का ये नाटक था, कुछ ऐसा सा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 43। रसखान किसका उपनाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 43वां प्रश्न। रसखान किसका नाम है? तो यदि आपको याद हो तो सैयद इब्राहिम मूल नाम था उनका रसखान जी। उनकी सरिस रचनाओं के कारण उनको रसखान नाम दिया। कोवली आनंद के रचयिता कौन है? 44वां प्रश्न अंतिम दौर की ओर बढ़ते हुए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने शेयर लाइक सब्सक्राइब सब किया होगा। करते रहिए, देखते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। 44वां प्रश्न है कोवली आनंद के रचयिता अप्पे दीक्षित भामे है। तो अगर हमने अप्पे दीक्षित पढ़ लिया तो आगे बढ़े ही नहीं शायद, क्योंकि इनके लेखक जो है वो अप्पे दीक्षित ही है। अब लो नसानी अब न सो, यह पंक्ति किस कवि की है? कवितावली तुलसीदास जी की, और तुलसीदास की रचना में से ली गई है। तुलसीदास की रचना है ये, उसकी पंक्ति है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है पंक्ति भी। तो तुलसीदास की है। 45वां प्रश्न का ऑप्शन बी रहेगा। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।